नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का धीरेन्द्र सिंह 2.0 पर। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं, जो कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो गोली दर्पण पर गोली पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन में जो सबसे पहली हेडिंग है वह हमारा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। पिछली कक्षा में हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। दर्पण पढ़े थे, दर्पण के प्रकार पढ़े थे और उसमें समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा है वह है गोलीय दर्पण। देखिए गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण एक कांच का खोखला गोला होता है। गोली दर्पण कांच का खोखला गोला होता है जिसे काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश कर दी जाती है या कलई कर दिया जाता है। तो जो हमको प्राप्त होता है, जो हमको दर्पण प्राप्त होता है उसे कहते हैं गोली दर्पण। चलिए इसको और आसानी से समझते हैं पूरे फिगर के साथ। देखिए गोली दर्पण क्या होता है कि कोई कांच का खोखला गोला है, कोई कांच का खोखला गोला है और इसको जब हम बीच से काट देंगे तो यह हमको कुछ ऐसा प्राप्त होगा। यह हमको कुछ ऐसा प्राप्त होगा। तो इसके पृष्ठ, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए। जब इसके एक पृष्ठ पर हम कलई कर देते हैं तो जो हमको प्राप्त दर्पण होता है उसको हम कहते हैं गोली दर्पण। देखिए गोली दर्पण की परिभाषा क्या होती है कि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए या चांदी का लेप लगा दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। तो देखिए यह गोली दर्पण था, इसको हम काटे हैं, इसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया गया तो यह जो दर्पण प्राप्त हुआ है यह कैसा दर्पण होगा? गोलीय दर्पण होगा। तो गोली दर्पण बात समझ आ गई। या गोली दर्पण की एक और आप परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो उसे हम कहते हैं गोलीय दर्पण। तो गोली दर्पण क्या है यह बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए आगे चलते हैं जो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। देखिए गोली दर्पण का प्रकार पेपर में पूछ देगा आपसे विकल्प के रूप में कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि गोली दर्पण कितने प्रकार के? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अच्छा गोली दर्पण दो प्रकार का होता है तो कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है अवतल, एक होता है आपका अवतल दर्पण और एक आपका होता है उत्तल, उत्तल दर्पण। एक होता है गोली दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो चलिए अब अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको हम लोग एक एक करके आराम से पढ़ते हुए चलते हैं। देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं या अवतल दर्पण क्या होता है? तो सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं। फिगर से आपको आसानी से समझ में चीजें आ जाएंगी। यह M1 और M2 यह हमारा एक क्या है? ये हमारा एक गोली दर्पण है। और एक गोली दर्पण कैसा है? अब परिभाषा से आप इसको पकड़िएगा। देखिए पहले हम लोग अवतल दर्पण के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यह गोली दर्पण था, इसके एक भाग पर हम कलई कर दिए, कलई किए हैं, यह कलई, इसको हम कर दिए कलई। और जो यह वाला भाग है, जो ये दूसरा भाग है, यह दूसरा भाग है, यह परावर्तक पृष्ठ है, यह परावर्तक पृष्ठ है।
तो ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। या ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए और दबे हुए या झुके हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, झुके हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। या ऐसा गोली दर्पण जिसके एक उभरे हुए भाग पर हम क्या कर दें, कलई कर दें, जिसके उभरे हुए भाग पर कलई कर दें और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, यह चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो अब देखिए आगे है दूसरा जो भाग था, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं या उत्तल दर्पण क्या होता है। तो सर्वप्रथम फिगर देखिए, फिगर से आप इसकी परिभाषा आसानी से बना ले जाएंगे, यम1 और यम2। तो ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या होता है, परावर्तन होता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ऐसा गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग या उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। या इसकी परिभाषा ये भी बना सकते हैं कि ऐसा गोली दर्पण जिसके झुके हुए भाग पर या दबे हुए भाग पर कलई कर दिया जाए तथा उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो ऐसे दर्पण को, ऐसे निकाय को हम कहते हैं उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, इसको आप आसानी से फिगर की सहायता से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, और जो आगे है यह गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा है जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। तो देखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उसका पहले हम लोग नाम जान लेते हैं, क्या क्या नाम होता है। जब नाम जान लेंगे तो परिभाषा हम लोग आसानी से बना लेंगे। तो देखिए हम लोग जानते हैं गोली जो दर्पण होता है वो कांच का खोखला गोला होता है। जब कांच का खोखला गोला है तो कहीं ना कहीं उसका एक केंद्र होगा, केंद्र को सी से दिखाते हैं, और जब गोला है तो केंद्र होगा, तो केंद्र को सी से दिखाते हैं। लेकिन जब गोली दर्पण की बात किया जाएगा तो यही जो सी है, जो केंद्र है, वह वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। जब गोला है तो इसका त्रिज्या होती है, लेकिन जब हम दर्पण में बात करेंगे तो यह त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलिए और देखिए आगे, तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषाओं में स्टार्ट करते हैं ध्रुव से। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। सबसे पहले हम लोग दर्पण का ध्रुव क्या होता है इसको जानते हैं। तो जब पेपर में आपसे पूछ देगा कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा तो लिखेंगे ही, साथ में इसका फिगर भी बनाएंगे, और वह फिगर अवतल दर्पण का भी होना चाहिए और उत्तल दर्पण का भी होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम फिगर बना रहे हैं, यह हमारा हो गया यम1 यम2, यह हमारा अवतल हो गया, अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अच्छा, और यह हमारा हो गया यम1 यम2, यह जो हमारा हो गया, यह हो गया हमारा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो
गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव, जिसको हम लोग P से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जैसे परिभाषा पूछेगा, आप दोनों फिगर को बनाएंगे और उसकी परिभाषा लिखकर इस फिगर को दिखाएंगे कि यही हमारा क्या होता है? ध्रुव होता है। तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? यह बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला जो हेडिंग है इसकी महत्वपूर्ण जो परिभाषा है उसकी ओर हम चलते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्र, या फिर लिख लीजिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र को समझ जाएंगे तो वक्रता त्रिज्या को आसानी से समझ जाएंगे। तो वक्रता केंद्र को समझने से पहले हम लोग फिर फिगर बनाएंगे और आप लोग भी बार बार फिगर बनाएंगे तो आपकी आदत हो जाएगी। यह आदत आपको पेपर में बहुत ही काम आने वाली है। इसलिए हर एक परिभाषा के लिए आप फिगर बनाया कीजिए। M1 M2। देखिए सबसे पहले हम लोग इस फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं। यह आपका अवतल है, यह आपका अवतल है, यह आपका उत्तल है। देखिए अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? तो ऐसा गोली दर्पण या गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होगा, यानी यह जो हमारा पहले परावर्तक पृष्ठ बना था यह किसी न किसी खोखले गोले का भाग ही था। जो यह हम दर्पण बनाए हैं ये किसी खोखले गोले को काट कर ही बनाए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये गोला ऐसे रहा होगा, ये गोला ऐसे रहा होगा। तो गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को हम कहते हैं वक्रता केंद्र। उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है यह समझ में आ गया होगा। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा अगली जो हेडिंग है वह वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है, यानी वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है इससे मिलती जुलती परिभाषा इसकी है। देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, गोली दर्पण का वक्रता पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इस वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है।
तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यह बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। और फिगर बनाना मत भूलिएगा, पेपर में अगर कुछ दिया आपसे कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं तो आप उसकी परिभाषा लिखकर और फिगर के साथ दिखाएंगे, अवतल और उत्तल दोनों के साथ, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगली जो हेडिंग है वह हम लोग का है अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब क्या होता है, तो देखिए अभिलंब का एक छोटा ही परिभाषा है कि गोली दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से किसी बिंदु से, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, गोली दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो हमारा अभिलंब कहलाती है। किसी बिंदु ले लीजिए, यहां भी बिंदु ले लेंगे और वक्रता केंद्र से इसको मिला देंगे तो ये जो रेखा है वही क्या कहलाएगी, अभिलंब। यहां ले लीजिए मिला दीजिए, यहां ले लीजिए मिला दीजिए, जो रेखा वक्रता, जो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से आप वक्रता केंद्र को जो रेखा मिला रही है वही रेखा हमारी कहलाती है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है कि परावर्तक, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। कोई भी रेखा हो गई जो अभिलंब को, जो आपका वक्रता केंद्र को मिलाएगी इस दर्पण से, वही आपकी क्या कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। तो अभिलंब क्या होता है यह बात आपको क्लियर हो गया होगा कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से, इस परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण की अभिलंब कहलाती है। अभिलंब के बाद है मुख्य अक्ष, दर्पण का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे फिगर, फिगर के साथ समझेंगे तो और ज्यादा आसान हो जाएगा, M1 और M2। वैसे ही इसमें भी आप फिगर बना लीजिए, अवतल के लिए भी, सॉरी उत्तर के लिए भी M1 M2, यह आपका हो जाएगा अवतल और यह आपका हो जाएगा उत्तर। तो देखिए यह आपका यहां पर P है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, यहां आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, तो इसमें भी यहां पर वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो मुख्य अक्ष क्या क्या होता है कि दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये रेखा क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण की वक्रता केंद्र, दर्पण की वक्रता केंद्र और मुख्य सॉरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फिगर के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव यानी P, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, C और P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। चलिए इसकी जो अगली हेडिंग है उसकी ओर आगे चलते हैं। तो ध्यान पूर्वक इसको समझते चलिए, एक बार समझिए, बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अगली हेडिंग है वह हम लोग की है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक, तो दर्पण का द्वारक यह हमारा गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बन गया M1 M2, और यहां पर मान रहे हैं इसके लिए M1 M2, यह हमारा अवतल है और यह हमारा उत्तल है।
ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण है, और यह हमारा ध्रुव हो गया, यह हमारा ध्रुव हो गया। तो देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक यही होता है कि आप परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, यानी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम कहते हैं गोली दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण का द्वारक। तो गोली दर्पण का द्वारक क्या होता है, यह अब बात आपको समझ में आ गया होगा कि जहां तक आप परावर्तक पृष्ठ बनाए हैं उसको, उसका जो व्यास होता है, उसका जो व्यास होता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो फिगर के साथ आप बनाएंगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका कटने वाला है नहीं। और इससे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलिए। अगला जो हेडिंग हम लोग का है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस या फोकस भी बोल सकते हैं इसको, मुख्य फोकस या फोकस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं अवतल दर्पण, और फिर बनाते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और फिर उत्तल दर्पण। और इस दर्पण का यह क्या होता है, पी ध्रुव होता है। पी क्या होता है, ध्रुव होता है। सी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, सी क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो देखिए मुख्य फोकस या फोकस किसे कहते हैं, तो दर्पण के, देखिए दर्पण के परावर्तक, या फिर ऐसे कहते हैं कि मुख्य फोकस के समांतर, मुख्य फोकस के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस के समांतर, सॉरी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम कहते हैं, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और यह आपका क्या हो जाएगा, दोनों, यह आपका दोनों परिभाषा हो जाएगी, फिगर हो जाएगा। तो मुख्य फोकस क्या होता है, परिभाषा जैसे लिखेंगे तुरंत इसका फिगर बना के आपको दिखाना होगा कि देखिए यह आपका अवतल है, यह आपका अवतल दर्पण हो जाएगा और यह आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखिए मुख्य फोकस में एक दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के सामने होता है,
अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वह दर्पण के सामने होता है, और उत्तल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वह दर्पण के पीछे होता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मुख्य फोकस अवतल दर्पण में दर्पण के सामने होता है और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। यह बात आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है, यहां पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस पर वास्तव में मिलती हैं, और आपका जो उत्तल दर्पण होता है इसमें प्रकाश की किरण जो है वो आभासी रूप में मिल रही है। जो प्रकाश की किरण मुख्य फोकस पर आभासी रूप में मिल रही है, इसलिए इसमें जो होता है फोकस वास्तविक फोकस होता है और यह आभासीय फोकस होता है। तो इन दोनों चीज को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यह विकल्प में पूछ देगा कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ होता है, दर्पण के सामने होता है कि दर्पण के पीछे होता है। तो अवतल में दर्पण के सामने यानी दर्पण के आगे होता है, उत्तल में दर्पण के पीछे होता है। तो मुख्य फोकस क्या होता है यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यह चीज जब आपको समझ में आ गया तो अगली जो हमारी हेडिंग है वह है फोकस दूरी। फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी क्या होता है, सबसे पहले फिगर देखिए और फिगर से समझने का अच्छे से प्रयास कीजिए। M1 M2 यह हमारा ध्रुव हो गया और यह हमारा वक्रता केंद्र हो गया और ये हमारा यहाँ पर बन रहा है फोकस, और इसको मिलाने में रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। वैसे सेम बनाते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में। M1 M2 यह हमारा P हो गया, यह हमारा C हो गया और यह हमारा हो गया यह मुख्य फोकस हो गया। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी क्या होती है, तो देखिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या होता है यह चीज आपको समझ में आ गया होगा कि P और F के बीच की दूरी को, P और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है, फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। चलिए, इससे संबंधित एक और परिभाषा है फोकस तल। फोकस तल, फोकस तल क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। फिगर बना के परिभाषा का आंसर देंगे पूरा नंबर मिलेगा, फिगर नहीं बनाएंगे तो नंबर कट सकते हैं। इसलिए बार बार आप लोग फिगर बना के इसका परिभाषा का उत्तर दीजिए। यह हमारा P, यहाँ पर हमारा F और यहाँ पर हमारा C, और इसको मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा F और यहाँ हो जाएगा C, हो जाएगा C। तो फोकस तल क्या होता है, फोकस तल किसे कहते हैं, तो वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है उसे हम मुख्य फोकस होकर गुजरता है या मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है या मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तो इसे हम कहते हैं फोकस तल कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। तो फोकस तल क्या क्या होता है, तो
वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है उसे हम कहते हैं फोकस तल, या मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष क्या होता है, लंबवत होता है, उसे भी हम कहते हैं फोकस तल। तो वह तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसे हम कहते हैं फोकस तल कहते हैं। तो आपको यह जो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा और गोली दर्पण से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी उसको हमने एक एक करके फिगर की सहायता से इसमें समझा दिया। आशा करते हैं कि आपको यह चीज समझ में आ गया होगा। यह पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं।